पिछले 11.5 साल में यानी जब से देश में अमृतकाल शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और तमाम संवैधानिक संस्थाएं लोटासन कर रही हैं। जब से देश में गोदी मीडिया का प्रकोप शुरू हुआ है, तब से ऐतिहासिक रूप से पहली बार किसी विपक्ष के नेता ने राज्य के चुनाव के बहिष्कार करने की बात अपनी जबान पर लाया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार तक कर देंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी चुनाव नहीं लड़ने की बात अब सामने आई है। अब आप याद करिए, मैं पिछले कितने सालों से यही बात दोहरा रहा हूं कि जब परीक्षा की कॉपी जांचने वाला ही चोरकट हो और एक बार नहीं सैकड़ों बार उसकी चोरी पकड़ी गई है, सबको मालूम है कि यह गधे को पास कर देगा, पढ़े लिखों को फेल करेगा, तो इस सच को जानने के बाद भी बार बार परीक्षा लिखना ये मूर्खता नहीं तो क्या है। इसी उदाहरण से आप भारत के हो रहे वर्तमान चुनाव को जोड़कर देख लीजिए। आज इस वीडियो में इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार में विधानसभा का आखिरी सत्र चल रहा है। आज तेजस्वी यादव से लेकर तमाम नेताओं ने इस प्रक्रिया पर एसआईआर पर क्या कुछ कहा है वो जानेंगे। तेजस्वी यादव ने माफी क्यों मांगी वो भी जानेंगे। उधर केंचुआ का एसआईआर एक बार फिर से खुफिया कैमरे में कैद हो गया है और कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध हो रही है कि केंचुआ ने सुप्रीम कोर्ट में जो बोला वो झूठ है, क्योंकि जमीन पर कुछ और बातें चल रही हैं और कहानियों में कुछ और हैं, कागजों में कुछ और हैं। सब कुछ अलग अलग नजर आ रहा है। ये मसला अपने आप में बड़ा गंभीर है और बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करना ही पड़ सकता है यदि केंचुआ कुछ लोगों की दलाली बंद नहीं करता है तो। एक बार फिर से याद दिला दूं, बिहार तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर पूरे देश में चलाई जानी है। यदि बिहार में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से जानबूझकर सरेंडर करता है तो फिर बचा खुचा अस्तित्व भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। उधर केंचुआ के मुखिया गणेश कुमार ने गोदी मीडिया पे जाके कुछ बकैती की है। सवालों के जवाब देने की बजाय नए सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ है उसको देखेंगे, क्योंकि उसी को लेकर गोदी मीडिया कूद रहा है, फुदक रहा है। वीडियो के आखिर में उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो आखिर का ही मामला है। उसे जरा विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का छोटा सा प्रयास चलता रहे बिना किसी आर्थिक बाधा के। अब सबसे पहले बात यह करते हैं कि आज विधानसभा में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। ध्यान रखिएगा, जिस वक्त विधानसभा में तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर सवाल कर रहे थे, उसी वक्त गोदी मीडिया लिख रहा था कि एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं। एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी विधानसभा में, तभी तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां हम सभी, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, बिहार के विकास को लेकर ही आए हैं। अब यह आखिरी सत्र है। अगर हमसे या हमारी पार्टी से पिछले 5 वर्षों में कुछ गलती हुई हो, तो किसी को ठेस पहुंची हो, तो हम माफी चाहेंगे, लेकिन ये बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, मगर ये नागरिकता जांचने निकल पड़ा है। खबर उड़ा दी जाती है कि विदेशी घुसपैठिए आ गए हैं, मगर उसी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 700 पन्नों का रिट दायर किया है। इसमें कहीं भी विदेशी शब्द नहीं आया। अगर कोई विदेशी आया भी है तो इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 11 साल से तो वही सत्ता में है और उसके पहले लगभग 2 दशक से बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार है। ये सारे मुद्दे ध्यान भटकाने वाले हैं। हमारा लक्ष्य बस इतना है कि किसी भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम न कटे, और अब तो खुद जेडीयू सांसद भी यही बात कहने लगे हैं। एसआईआर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, उनका भी दावा है। जेडीयू सांसद ने किस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए वो हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बात किया था। उनका दावा है कि कागज जुटाने में उन्हें खुद 10 दिन लग गए, उनका बेटा विदेश में रहता है। इस तरह से कैसे काम होगा? ये काम तो पिछले 6 महीने से हो जाना चाहिए था। तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आश्वासन दें कि किसी भी बिहारी का नाम नहीं कटेगा। हम उसी वोटर लिस्ट से चुनकर आए हैं जिस पर आज चुनाव आयोग उंगली उठा रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। गरीब और दलित को बाबा साहेब के संविधान ने यही अधिकार दिया है, एक वोट का अधिकार, जिसके कारण बड़े से बड़ा नेता गरीबों के आगे झुकने को मजबूर होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि अधिकार छीना न जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार में हमने जब जाति जनगणना करवाया था तब 9-10 महीना लग गया था, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, यानी उसमें किसी को कोई कागजात नहीं देना था, नहीं मांगा जा रहा था, न ही उसकी ऑनलाइन फाइलिंग होती थी। मगर यहाँ 25 दिन में ही 8 करोड़ लोगों के पास चुनाव आयोग कैसे पहुंच गया, वो भी कागज मांगने के साथ? कैसे वेरिफिकेशन करेगा? कोविड के दौरान खाली 40 लाख लोग बाहर से आए तो इतना अफरा तफरी हो गई। अब 4.5 करोड़ लोगों का सत्यापन कैसे होगा, किसी को नहीं पता। हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। एमआईएम के एक नेता ने भी कहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इलाम ने कहा कि जो वैलिड वोटर हैं, अगर उन लोगों को वोट से वंचित किया जाएगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सदन के मेन गेट पर काले कपड़े में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। एसआईआर के मामले पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। बवाल बढ़ने के पीछे कौन से आधार सामने आए हैं, किस तरीके से केंचुआ एक्सपोज हो रहा है, उसको अभी थोड़ी देर में देखिए।
देखिएगा। उधर बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि 1992 में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद ने कहा था कि बिहार से घुसपैठियों को बाहर करना है। पहले ज्यादा लोग बिहार से बाहर रहते थे, अब खाली 2% ही हैं बाहर जाते हैं। इतना सुनते ही तेजस्वी यादव खड़े हुए और कहने लगे कि झूठ बोलो झूठ बोलो। कांग्रेस विधायक शकील अहमद का कहना है कि चुनाव आयोग ने अभी ये काम शुरू किया है, उसके पीछे का कारण बस एक है, क्योंकि जो भी बीजेपी का इंटरनल सर्वे आया है उसमें यह बात साफ है कि बिहार की सरकार हार रही है, लेकिन हम बिहार में इस तरह की गड़बड़ी होने नहीं देंगे। इस दौरान उन्होंने एक कविता पढ़ी और जवाब में स्पीकर ने कहा कि अगर चुनाव आयोग इसका जवाब देता तो कहता कि मेरे इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए लोग मेरे खिलाफ होते हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर, भाजपाई और चुनाव आयोग सबकी भाषा एक हो गई है। केचुआ के इरादे कितने साफ हैं ये पिछले कई साल से देश की जनता देख रही है। आप बताइए देख रहे हैं कि नहीं? एक तरफ केचुआ बीजेपी के लोगों को खुली गुंडई करने की छूट देता है, झूठ बोलने, झूठे आंकड़े परोसने, नफरत फैलाने, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगने की छूट देता है। दूसरी तरफ विपक्ष को उसके अधिकार भी नहीं देता। एमआईएम विधायक ने कहा कि बिहार के दूसरे जिलों में प्रमाण पत्र बन रहा है, पारिवारिक सूची बन रही है, लेकिन सीमांचल के 4 जिलों में डीएम ने आदेश दिया है कि कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। मैं पूछता हूं, क्या मस्जिदों की मीनारों को देखकर आपको लगता है कि ये भारतवासी नहीं है या बांग्लादेशी हैं? आप 25 दिन का स्पेशल कैंप लगाकर हमारे लोगों को सर्टिफिकेट इशू करवाइए। बिहार विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी ने प्रदर्शन किया और दिल्ली में संसद के बाहर सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। समझने वाली बात यह है कि केचुआ के कारनामे अब छिपने छिपाने जैसे नहीं रह गए। बात अब संदेह की नहीं रह गई, उससे बहुत आगे निकल चुकी है। सब कुछ साफ है, तस्वीरें साफ है। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि इसी साल यानी 25 जनवरी 2025 में जब समरी रिवीजन हुआ तब केचुआ ने कहा था कि मृत लोग 4-5 लाख की संख्या में है। अब 6 महीने बाद 18 लाख से ज्यादा मृत बिहारी कहां से आ गए? क्या अचानक से कोई महामारी आ गई थी? अभी वाला आंकड़ा गलत है या पहले वाला गलत था? अभी 6 महीने के भीतर क्या बिहार से 26 लाख लोग पलायन कर गए? उधर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि केवल 2% बिहारी ही बाहर रहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 7 लाख मतदाता 2 स्थानों पर नामांकित पाए गए। तो सवाल यह है कि किस आधार पर जांचा गया, कैसे जांचा गया? वही बात समझा दीजिए बस सामने आके। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि कुल मिलाकर 52 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह आंकड़ा सत्ता के इशारे पर चुनावी गणित साधने का उपकरण बन रहा है। जिनके दरवाजे पर बीएलओ नहीं पहुंचा उन्हें अनुपस्थित मान लिया गया और इसी बहाने लाखों नाम पर कैंची चलाने की तैयारी है। चुनाव आयोग में बीजेपी के 52,946 रजिस्टर्ड बीएलओ हैं। क्या उन्होंने कभी भी कहीं भी चुनाव आयोग के समक्ष विदेशी नागरिकों का मामला नहीं उठाया? चुनाव आयोग जिन 52 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाना चाहता है, इनमें से कितने दूसरे देश के नागरिक हैं? दरअसल ये सब कुछ सोची समझी साजिश का हिस्सा है। बिहार चुनाव में हार को देखते हुए भाजपा के लोग कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और विपक्षी दलों के समर्थकों की सूची के नाम सूची से हटाकर उन्हें लोकतंत्र और संविधान से बेदखल करना चाहते हैं। इनकी मनमानी हम बिहार में चलने नहीं देंगे। अब आगे की बातों को जरा विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में देखिए बिहार में वोटर वेरिफिकेशन किस तरह से हो रहा है। एक बार फिर से ये चीज कैमरे पर कैद हो गई है। तमाम बीएलओ साफ साफ कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है या म्यांमार से आया है, ये जांचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमें खाली कागज से मतलब है, पेपर असली है कि फर्जी है इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास किसी भी वोटर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। न हम किसी प्रकार के कागज की जांच करते हैं, जो मिल जाता है उसे ही फीड कर देते हैं। जो मिला वो असली है कि फर्जी है हम क्या जाने। और ये बात 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बीएलओ लेवल के अफसर कह रहे हैं। भास्कर की खुफिया कैमरे पर सब कुछ कैद है। अब सवाल यह है कि जो डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है उसकी जांच कौन करेगा? अगर कोई विदेशी व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर वोटर लिस्ट में अपडेट हो चुका है तो उसे कैसे पकड़ा जाएगा? और आप भी जानते हैं जहां गड़बड़ी होती है वहां ज्यादा सावधानी होती है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। यानी जो व्यक्ति विदेशी होगा उसके कागजात ज्यादा मजबूत होंगे और इसे जांचने का बीएलओ के पास कोई सिस्टम नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें क्या मतलब है कागज फर्जी है कि असली है। और जरा याद करिए, अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के भीतर केचुआ ने हलफनामा दायर किया और इस हलफनामे में उसने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकारने से इनकार कर दिया। केचुआ ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता साबित नहीं करता, वो खाली पहचान पत्र है। वोटर लिस्ट पुरानी सूची पर आधारित है, यानी वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड में बहुत सारा फर्जीवाड़ा है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में 5 करोड़ राशन कार्ड निरस्त कर दिए। अब सवाल यह है कि अगर राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा है तो क्या जो कागजात केचुआ ने मांगे उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है? और कैसे केचुआ कह सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि आपके पास जांचने का कोई उपाय नहीं है। जिस देश में खुलेआम फर्जी यूनिवर्सिटी चल सकती है, फर्जी डॉक्टर बनाए जा सकते हैं, फर्जी पीएमओ का अधिकारी बनके सरकारी सुविधाएं ले सकता है, फर्जी सीबीआई अफसर, आईएएस आईपीएस अफसर घूम सकते हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री पर ही लगातार फर्जीवाड़े का आरोप लगता हो और खुद प्रधानमंत्री पिछले 11.5 साल में अपनी डिग्री दिखाने की हिम्मत न कर पाते हो, पूरी की पूरी पार्टी विश्वगुरु नहीं कर पाते हो, तमाम अदालतों से लेकर पुलिस को आगे बढ़ा दिया जाता हो डिग्री छुपाने के लिए, उस देश में केचुआ को देने के लिए कोई विदेशी नागरिक क्या फर्जी दस्तावेज नहीं बनवा लेगा? इस खबर को देखिए, गाजियाबाद में 11 साल से फर्जी दूतावास चल रहा था। यानी ऐसा लगता है कि 11.5 साल पहले विश्वगुरु आए और उसी के बाद इस व्यक्ति को महसूस हुआ कि अमृत काल शुरू हो गया है। जब फर्जी बातें करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं फर्जी दूतावास क्यों नहीं चला सकता हूं?
बिहार के गांव को ही इसने देश बना दिया था। इसकी तस्वीरों को देखकर आंधी आ जाएगी। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में फर्जी दूतावास, वो भी 11 साल से चल सकता है क्या? वीआईपी गाड़ियां, हाई फाई बंगला, ये सब कुछ चल रहा है। अब आप कल्पना करिए, अगर मान भी लें कि बिहार में कुछ विदेशी लोग घुस गए हैं, तो सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ऐसा बोल करके केंचुआ या फिर भाजपा के लोग खुद ही मोदी और अमित शाह की जोड़ी के उनकी सरकार को नपुंसक साबित कर रहे हैं। हालांकि केंचुआ ने इस तरह की बात सामने से कही नहीं है, मगर मीडिया में जो सूत्रों के हवाले से चलाया गया उससे इनकार भी नहीं किया। इसे आप साफ साफ कह सकते हैं कि सब मिले हुए हैं जी। अब समझने वाली बात यह है कि अगर कोई विदेशी बिहार में घुसा भी होगा तो वो उन 11 दस्तावेजों को फर्जी तरीके से बनवा नहीं सकता है जो केंचुआ ने मांगे। और इन लोगों के पास तो जांचने का कोई तरीका भी नहीं है। एक नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बीएलओ ऑन कैमरा यानी गुप्त कैमरे में स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे पास जांचने का कोई उपाय नहीं है, हम जांचते भी नहीं है, जो कागज मिला उसको लगा देते हैं। चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं उनमें जन्म प्रमाण पत्र, आप जो दर्शक देख रहे हैं चाहे किसी भी राज्य से हो, पूरे मुल्क से हो, बताइए क्या जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से नहीं बनाया जा सकता? क्या पासपोर्ट गलत नहीं बनते हैं? क्या शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से नहीं बनता है? क्या कोई आईडी कार्ड फर्जी तरीके से नहीं बनाया जा सकता है? क्या गलत आंकड़ों के साथ निवास प्रमाण पत्र नहीं बन सकता या वन अधिकार प्रमाण पत्र नहीं बन सकता? जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से बनता है ले दे कि वो आप सब जानते हैं। यदि किसी को सरकारी भूमि या मकान आवंटित किया गया है तो उसका कागज मांगा गया है, मगर सरकारी जमीन या मकान देने के लिए कौन सा कागज लगता है? वहां तो आधार कार्ड मान्य होता है। और वैसे भी इन्होंने निवास प्रमाण पत्र भी मांगा है। निवास प्रमाण पत्र आधार के आधार पर बनता है, लेकिन आधार नहीं मान्य होगा, निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। इन सारी तकड़मों का निचोड़ मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया था। जिस दिन एसआईआर वाला बवाल शुरू हुआ उसी दिन मैंने कहा था कि आधार को, वोटर आईडी कार्ड को, मनरेगा कार्ड को या फिर राशन कार्ड को शामिल नहीं करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के पास है और इसके आधार पर अगर वोटर लिस्ट बनी तो फिर वो टारगेट पूरा नहीं होगा जिससे महामानव की जीत सुनिश्चित हो सके। इसलिए ऐसे कागज मांगो जो ज्यादातर लोग न दे पाएं और फिर मनमाने ढंग से नाम हटाया जा सके। वैसे भी बीएलओ के घर घर जाने की बात कही गई थी, मगर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने सारी पोल खोल दी। बार बार ये बात सामने आ रही है कि बीएलओ कहीं भी बैठकर सारे फॉर्म खुद ही भर दे रहे हैं, खुद से हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, यहां तक कि जो मर चुके हैं उनका भी साइन कर देते हैं और साइन करके फॉर्म जमा हो रहा है। पिछले दिनों खुलासा हुआ कि एक फौजी व्यक्ति जो कि स्पेशल छुट्टी लेकर इसी काम के लिए आए थे वो इंतजार करते ही रह गए और बीएलओ ने खुद से ही फॉर्म भर के जमा कर दिया। बाद में बीएलओ ने माफी भी मांगी। पकड़े जाने पर उसने कहा कि गलती तो हो गई, जो सजा देना चाहे दीजिए, जो कार्रवाई करवाना चाहते हैं करवाइए, हमारे ऊपर दबाव था, जल्दी जल्दी भरना था, हमने भर दिया। यानी कुल मिलाकर पहले वीडियो में मैंने जो कहा था कि जितने लोगों का नाम छांटना है वो सिस्टम तैयार है, सूची तैयार है और ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ दिखावे की औपचारिकता है। अब जरा ये सुनिए कि केंचुआ के मुखिया ज्ञानेश कुमार ने इन सवालों पर क्या कहा है। गोदी मीडिया के अनुसार उनको सुनिए और गोदी मीडिया की बैटिंग देखिए। जिस मीडिया को सवाल करना चाहिए वो खुद से बैठे बैठे सर्टिफिकेट दे रहा है, कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट जवाब दिया है। क्या आप भी राहुल और तेजस्वी सवाल उठाएंगे? और नीचे लिखा है कि केंचुआ ने यानी केंचुआ के मुखिया ने ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर विवाद पर विपक्ष को चुनौती दी कि क्या मृत मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो आदमी मर गया है वो वोट देगा कैसे? क्या ज्ञानेश कुमार भूतों को भी वोट देने की अनुमति देते हैं? अब यहाँ गोदी मीडिया ने अपने मन से ही बोल दिया है, लिख दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस बयान से विपक्ष की बोलती बंद हो गई। गोदी मीडिया के एक चैनल से बातचीत में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि क्या सवाल उठाए जाने के डर से इस बहकावे में आकर हम मरे हुए मतदाताओं और अस्थायी तौर पर राज्य छोड़ने वाले मतदाताओं को जो 2 जगह वोटर आईडी बनवा चुके हैं या फिर फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने के लिए रास्ता खोल दें? हम एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए शुद्ध वोटर लिस्ट बना रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव एक सशक्त जनतंत्र के लिए नींव का पत्थर नहीं है क्या? राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर गहन चिंतन करना होगा। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं हटाई गई तो क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक होगा? मगर सोचिए, गोदी मीडिया के चाटुकारों के पास ज्ञानेश कुमार की इस बातों का जवाब नहीं था, सवाल नहीं था कि जो मर गया वो वोट देने कैसे आएगा। और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो निष्पक्ष तरीके से हो रहा है? मान लिया कुछ लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं या फिर विदेशी नागरिक हैं, तो अब तक आपने कितने विदेशियों को पकड़ा? और ये काम करना ही था तो अब तक पिछले 6 महीने से आपने क्यों नहीं किया? या फिर लोकसभा चुनाव के बाद आपने तुरंत क्यों नहीं किया? ठीक 1 महीने में आपको पूरा क्यों करना है? अगर विदेशियों को आपने पकड़ा है तो किस तरीके से पकड़ा है? जो कागजात आपने मांगे हैं क्या उनके आधार पर किसी को पकड़ पाएंगे? और फिर सवाल यह है कि जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है हजारों सवाल खड़े हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों का जवाब देने की बजाय, विपक्ष के नेताओं को बुलाकर उनके सामने जवाब देने की बजाय गोदी मीडिया के चैनल पर जाकर सफाई दे रहे हैं। और ऐसी सफाई जिसमें सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। और उससे भी ज्यादा गिरा हुआ देश का गोदी मीडिया है जिसने मोदी शाह के पालतू लोगों को ईश्वर की संज्ञा दे रखी है। गोदी मीडिया पर अभी केंचुआ ने कुछ कहा, शायद गोदी मीडिया वाले विपक्ष के नेताओं के पास पहुंचे भी नहीं होंगे सवाल लेकर जवाब लेने के लिए, लेकिन उसके पहले ही लिखना शुरू कर दिया कि विपक्षी नेताओं की ओर से कोई तत्काल प्रक्रिया नहीं आई। इसका मतलब है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था, लेकिन अब इस मुद्दे पर खामोश
खामोश हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त गोदी मीडिया तेजस्वी यादव को खामोश बता रहा है, ये दलाल मीडिया, उसी वक्त तेजस्वी यादव SIR के मुद्दे पर विधानसभा में गरज रहे थे, सवाल कर रहे थे। अब जरा सोचिए, ये न्यूज़ 18 मुकेश अंबानी का चैनल है, देश का सबसे बड़ा सेठ। अंबानी का चैनल इस देश की जनता को, इस देश के लोकतंत्र को किस तरीके से मार रहा है, किस तरीके से दलाली कर रहा है, किस तरीके से विपक्ष की और जनता की हत्या कर रहा है। सवाल है कि अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लगता है कि वो सही कर रहे हैं और पूरा निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? विपक्ष के नेताओं को सामने बिठाकर उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? गोदी मीडिया के चाटुकारों के यहाँ अपनी बात रखने क्यों जाते हैं? ये मामला तो ठीक अपने विश्वगुरु टाइप का है। पिछले 11.5 साल में नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, मगर गोदी मीडिया के पालतू लोगों के पास जाकर घंटों बकवास कर लेते हैं। इस मामले पर आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।